ओके, जो फिलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हाइजेनबर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए, मैं पहले आपको एक आज जो है मैं पूरा फंडा क्लियर करवा देने वाला हूँ आपका, उसके बाद ही जो है आपको सब चीजें समझ में आने वाली है। ओके, अगर हो सके तो आज ही दूसरा या फिर कल भी एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा, जिससे जो आपको पहला आपका जो बेस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए शायद एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी ले लूं मैं आपका कल, बट इट्स ओके। आप वीडियो कंटिन्यूअसली देखोगे और एक बार नोट में लिखोगे, एक बार अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक लिखोगे, और फिर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। सभी एक्स्ट्रा चीजें उसमें मैंने करवा दी है उन सभी वीडियोस में। ओके, और फिर भी अगर कोई बाकी है, वी विल डू इट, डोंट वरी अबाउट दैट। और कोई टॉपिक बाकी रह जाता है लास्ट में, वी विल कवर इट, डोंट वरी। ओके, लेकिन पहले जो मेन पढ़ाई करनी है वो करेंगे हम लोग। चलो, तो अब तक हमने अच्छे से ये देखा कि भाई नील अपना ये रुथरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पथ पे घूमते रहते हैं, यस और नो। फिर नील बोहर ने बताया इसको तो हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं और यहाँ से यहाँ जंप लगा सकता है। फिर द ब्रोगली आया और उसने ये बोला, ओ भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ, चलो जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? वेव 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 प्रॉपर्टी। तो आपको है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से घूमता है। अब हाइजेनबर्ग करके साइंटिस्ट आया, कौन आया बताओ, कौन आया? हाइजेनबर्ग। अब उन्होंने ये बताया कि यार अगर आप सब ऐसा कर रहे हो तो मुझे है ना देखना है, मुझे इलेक्ट्रॉन का पथ जो है वो डिसाइड करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन को देखना है, मुझे उसकी पोजीशन चाहिए और वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है वो मुझे चाहिए। जैसे मैं आपको बात करूं आपके क्लास में, जैसे ये है कथिरिया जय है। हेलो कथिरिया जय, यस सर। तुम कहाँ पे रहते हो एग्जैक्टली? कतारगाम। कदरगाम कौन से एरिया में? कतारगाम में सिंगनपुर रोड वाला। चलो, तो आप समझ लो कि यहाँ पे ये है जय का होम है और यहाँ पे हमारी शारदा स्कूल है। समझे आप बात? यस अब सर। सपोज इन दोनों के बीच में है, अगर ये बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले, सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है, ठीक है, या फिर दौड़े, तब ये यहाँ पे 10 मिनट में पहुंच सकता है। अरे यार कथिरिया, फिर तुझे म्यूट होना है। चलो, अब आप सोचो कि अगर आप सोचो तो ये 10 मिनट में पूरा अपने कहाँ से लेके, घर से लेके स्कूल का जो है वो डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है ना 10 मिनट। तो ये कितना डिस्टेंस होता होगा, कितना किलोमीटर, आप सोच के बताओ। 100 डिवाइडेड बाई 60 करो फटाफट। कोरिया रिमूव कर दूंगा मैं तुझे। तो अब मुझे आंसर दो, इसका आंसर दो चलो बच्चों फटाफट से, कि अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं और मुझे मेरे घर से स्कूल में पहुंचने में 10 मिनट लग रही है, तो इसका डिस्टेंस कितना होता होगा? 1.5। कितना? फिर से बोलो। 600 किलोमीटर। 1.66। 600 किलोमीटर? पागल हो गया है। 600 वही होगा। 100 डिवाइडेड बाई 60 करो, चैट में लिख। 1.66 किलोमीटर। 1.66 आएगा सर। 1.666 किलोमीटर है। आई बात समझ में? और अगर मैंने इसको जय को मैं ट्रैक कर रहा था, उसको देख रहा था वो कहाँ जा रहा है, स्कूल ही जा रहा है ना अपने टाइम पे, कहीं बाहर घूमने घूमने तो नहीं चला जा रहा है, ऐसा मैं देख रहा था। फिर मैंने देखा कि अब आप बताओ, अगर मुझे उसकी पोजीशन पता है, हाँ मुझे उसका स्टार्टिंग की पोजीशन भी पता है और उसकी वेलोसिटी भी पता है, अगर दोनों मुझे एक्यूरेटली पता है, तो आफ्टर 5 मिनट वो कितना डिस्टेंस पे कहाँ होगा? तो सर वो यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली स्कूल और घर के एग्जैक्टली बीच में पहुंचा होगा सर, आप उसको वहां से ही पकड़ लो। अगर 1.66 किलोमीटर है ना सर, तो डिवाइडेड बाय 2, 0.83 किलोमीटर पे होगा सर, 830 मीटर पे होगा, पकड़ लो सर उसको। अब आई बात समझ में आपको, यस और नो? यस सर। यस। तो अगर कोई भी चीज को आपको पकड़ना है
तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी आपको एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। और ओके अगर मुझे उसको मेजर करना ही है, ये तो मुझे दिख जाएगा। अब मेजरमेंट कैसे होती है, पोजीशन की मेजरमेंट कैसी होती है वो मैं आपको बताऊं। मुझे एग्जैक्टली ये भी तो पता होना चाहिए कि पोजीशन मेजर करने के लिए भी कोई अच्छे से पैरामीटर होने चाहिए। अगर सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, कोई पैरामीटर हम मेजर करते हैं तब कैसे मेजर करते हैं। सपोज एक कागज है, आपको एक कागज दिख रहा होगा शायद, ये वाला, चलो ये वाला आपको कागज दिख रहा है, जैसे मैंने आपके साइड में रखा एकदम। इसकी थिकनेस देखो आप, थिकनेस कितना थिक है वो, कैसे आपको दिख रहा है ये। चलो एक कागज है, अरे मुझे इसकी थिकनेस मेजर करनी है, आई बात आपको समझ में। लेकिन सर ये तो बहुत ही पतला है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक स्केल है, तो मैं उस स्केल से मेजर करने गया, तो सपोज मैंने स्केल रखी, सपोज मैं उसको किससे मेजर करने जा रहा हूँ बच्चों, अच्छे से समझना। तो क्या हुआ, जब मैं उसको मेजर करने गया तो बात ये हो रही थी, ये जो मेरा कागज है वो बीच में ही आ रहा था। अरे यार, तब मैं इसको मेजर नहीं कर सकता। अगर मुझे इसको मेजर करना है तो कागज से भी कम मार्क वाला स्केल मुझे लाना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। सपोज बैलेंस है, वो मिनिमम 1 kg वे कर रहा है, 1 kg वे कर रहा है, और प्लस और माइनस 1 kg से मेजर हो रहा है। तब यहाँ पे जो है आपको एक्यूरेसी के साथ वेट करना है, तो आप 10 kg 15 kg का कर सकते हो। फिर कोई बंदा आके बोले कि मुझे 200 मिलीग्राम यहाँ पे मेजर करना है, तो मैं बोलूंगा ये बैलेंस ठीक नहीं रहेगा, तुझे उससे भी एक्यूरेट छोटा वाला बैलेंस लेना पड़ेगा। आई बात समझ में आपको, आया ना। Yes, sir. No, sir. अब आप सोचो थोड़ा सा, तो अभी हाइजेनबर्ग को क्या करना था, उसको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या करनी थी, मेजर करनी थी। आई बात समझ में आपको। तो उसने क्या यस किया, सर। अगर आपको उसकी पोजीशन चाहिए तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालना पड़ेगा कि जिसकी लैम्बडा इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से कम हो। क्यों सर, ऐसा समझाता हूँ, तभी जाके मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और अगर मैंने लैम्बडा बड़ा रख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लैम्बडा बड़ा रख दिया, तब क्या होगा पता है, ऐसा हो जाएगा, मुझे इलेक्ट्रॉन का पैरामीटर मिलेगा ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर वेलोसिटी मेजर करनी है, तब आपको यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करना पड़ेगा कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन से भी उसकी वेवलेंथ कम हो। लेकिन बात ये बनी, जब मैंने इसके ऊपर बम्बार्ड किया, तब मुझे पता चला यार, यहाँ पे तो इस इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जा रही है। पहले वो अच्छे से इस तरह से घूमते थे, लेकिन अब वो नहीं घूम रहा है। अब वहां पे क्या हो रहा है बताओ, जैसे ही उसने जैसे ही उसने क्या कर दिया बताओ, इसके ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला उसको देखने के लिए, यहाँ से तुरंत उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फटाक से यहाँ से भागने लगा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब आपको बात समझ में आ रही है बात। मैं जब पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करने जा रहा हूँ, तब कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। Velocity. और No, अगर मैं sir. वेलोसिटी को मेजर करने जाऊंगा, तब कौन चेंज, अब सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बहुत स्पीड से जा रहा है, अगर मैं यहाँ देखूंगा यहाँ देखूंगा यहाँ देखूंगा, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेजर करने जा रहा हूँ, तब मेरी क्या चेंज हो जा रही है, अब देखो मेरी पोजीशन चेंज हो जा रही है। आई बात समझ में आपको। यस तो हाइजेनबर्ग बहुत ट्राई की इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने की, लेकिन वो उसने एक कंक्लूजन पे आया, इस सभी एक्सपेरिमेंट से वो एक कंक्लूजन पे आया। और हाइजेनबर्ग ने बहुत ही बढ़िया सी बात कर दी कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, आप जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल है, मैं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, याद रखना। तो हाइजेनबर्ग ने आके ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हमने बोला क्या दिक्कत वाली बात है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला इट स्टेट्स दैट, हाइजेनबर्ग स्टेट्स दैट, ये रूल ने ये बताया, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, यहां से आपको लिखना है, इट इज इम्पॉसिबल। हाइजेनबर्ग ने जो है वो पोजीशन और मोमेंटम मेजर करने की ट्राई की थी,
और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद ये बताया कि इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली it is impossible to determine simultaneously the exact position and and exact momentum exact momentum of an electron. Momentum मतलब velocity, momentum मतलब p, p इज इक्वल टू क्या आता है mv. तो उसने ये बोला कि यार आप जो है एक ही साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. देयर इज सम अनसर्टेनिटी, अगर आप मेजर करना चाहते हो तब भी जो है वहां पे अनसर्टेनिटी रहती है. सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपन 4 पाई. उसने ये सभी कैलकुलेशन किया और उसने ये बताया कि जब मैं मेजर करने गया तब यहाँ पे पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी मिल रही थी और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी मिल रही थी वो ग्रेटर देन और क्या थी, इक्वल थी एच अपन 4 पाई से. हम लोग इक्वल से ही सम सॉल्व करेंगे, छोटा से छोटी वैल्यू लेंगे. अब आप सोचो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू वी. अब एक बात बताओ आपको, कभी भी मास में चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होने वाला है, वेलोसिटी में. तो ये अनसर्टेनिटी रहती है हियर. ओके, आपको पहले क्या करना है, प्रिंसिपल लिखना है, फिर ये वाला इक्वेशन लिखना है. प्रिंसिपल क्या था, इट स्टेट्स दैट इट्स वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी रह जाती है. फिर आपको ये चीज बतानी है कि अनसर्टेनिटी का उसने कितनी क्वांटिटी में होता है, ये वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है. आई बात समझ में बच्चों आपको, यस और नो, है ना. Yes, sir. फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है अगर आप डेल्टा एक्स को एक्यूरेट करो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको अच्छे से पोजीशन मिले और आपकी पोजीशन की आंसर, आपकी जो पोजीशन है वो कैसा रहे भाई, अनसर्टेन रहे, मतलब एकदम फिक्स हो पोजीशन और उसकी अनसर्टेनिटी कम हो. तो अगर आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करना चाहोगे तो आपके मोमेंटम या फिर आपकी जो वेलोसिटी है उसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी बताओ, उसकी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. आई बात समझ में आपको, है ना. यस और नो बोलो. Yes. Yes, sir. चलो इसके बाद Yes, और sir. क्या आएगा वो बताओ. ये अब ये बात है, अगर आप डेल्टा वी लेस करना चाहोगे तब कौन बढ़ जाएगा, तब पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. ओके, अब आप इलेक्ट्रॉन का पथ कब दे सकते हो, आप अच्छे से सोच के बताना कि मुझे इलेक्ट्रॉन का पथ देना है, मैं कब दे सकता हूँ बताओ. चलो, मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही घूमेगा, इतने टाइम पे यहाँ पे ही होगा, वो मुझे कब पता चलेगा, वो मुझे कब पता चलेगा बताओ. ओके, तब वो कब पता चलेगा वो बताओ, अच्छे से बता दो. चलो, वो कब पता चलेगा. ओके, अब एक सेकेंड. ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या हुआ कि जब हाइजेनबर्ग देखने गया तो उसको पिक्चर क्लियर ही नहीं हुआ. वो बोला कि यार पोजीशन मेजर कर रहा हूँ तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ तो पोजीशन मिले. अब वो उसका जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं होगा. अब वो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो है इलेक्ट्रॉनों इस एरिया में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. आ रही है पूरी बात समझ में. अब पूरे का पूरा
एकदम एकदम फिक्स पथ की बात नहीं कर सकते। अब आपको किसकी बात करनी पड़ेगी वो बताओ, चलो बच्चों। अब आपको किसकी बात करनी पड़ेगी बताओ? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की। तो अब अगर कोई बताए चलो इलेक्ट्रॉन किधर घूमेगा, तो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आई आपको बात समझ में? यस यस हाँ। तो अब जो है सब देख गए कि अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन को फिक्स दिख ही नहीं सकता है, तो अब हर बार प्रोबेबिलिटी करें, तो उसके लिए तो मैथमेटिक्स चाहिए, इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। तो अब नील बोहर गलत क्यों हुआ बेचारा? व्हाई नील बोहर की लिमिटेशंस क्यों आई इन द पिक्चर? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नील बोहर ने जो है वो कभी भी, नील बोहर ने कभी भी मैटर की वेव प्रॉपर्टी को उसने ध्यान में ही नहीं लिया बच्चों। उसके वेव नेचर को उसने कभी नहीं देखा। ठीक है बात? अब देखो, आप यहां तक लिखोगे तो ये हो गया आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन अभी भी आप इसमें थोड़ा और लिख सकते हो। आप वो वाली एक बात लिख सकते हो कि अनसर्टेनिटी, ये जो प्रिंसिपल उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली कैन बी अंडरस्टूड बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। फिर आपको बताना है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को मेजर करना चाहते हो तो उसके उससे कम लैम्डा, ये लास्ट में आपको लिखना है। पहले तो आपको रूल ही लिख देना है, लेकिन अगर मैं पहले रूल चला था तब आपको ये सब समझ में नहीं आती बातें। आई बात समझ में अभी आपको? ओके। अब आपको इसमें कोई डाउट है यस तो आप पूछ सकते हो। अब हमें पता चल गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। अब जब हम लोग गिनती करेंगे ना तब तो इक्वल ही लेंगे, h/4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 पाई m आएगा बच्चों। आई बात समझ में आपको? आया ना? सर। हाँ। सर ये इक्वेशन कहाँ से आए, ये ऊपर हाइजेनबर्ग ने वाले? ढूंढी हुई है ओके। और आपकी टेक्स्ट बुक में क्लियर लिखा हुआ है इन हायर क्लासेस यू विल अचीव इट। आई बात सुनो, ऐसे है ये पप्पू, लेकिन हम बाद में देख लेना तुम, ठीक है? यस और नो? यस ओके। चलो, अब हम बात करें तो किसकी बात करने वाले थे? हाँ, ये हो गया मोमेंटम वाला सीन। ओके। फिर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग पोजीशन और वेलोसिटी परफेक्ट नहीं बता सकते, एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आसपास क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रोबेबिलिटी एरिया लिखना पड़ेगा। तो आपको सिग्निफिकेंट कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको माइंड में रखना, आपको पूछेगा क्या? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आपको 3 या 4 मार्क्स में लिखना है पूरा। कहां से कहां तक लिखोगे? तो अपनी टेक्स्ट बुक में 2.5.2 वहां पे लिखा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वहां से लेके सिग्निफिकेंस तक लिखना है। और सिग्निफिकेंस पूरा रट्टा नहीं माना है, वो सिर्फ समझ लेना है कि भाई इससे तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग फिक्स पथ नहीं बताएंगे, हर बार हम लोग इलेक्ट्रॉन मिलने की क्या बताने वाले हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी बताने वाले हैं। आई बात समझ में आपको? है ना? यस सर। यस सर। ये चीज है। चलो, और अब आपको कोई बताना है तो बताओ। ओके। अब थोड़े से एग्जांपल करते हैं। तो अब क्या हुआ पता है? पूरे का पूरा सर मतलब, हाँ बोलो। सर ट्रेजेक्ट्री मतलब? क्या? ट्रेजेक्ट्री कौन सा वर्ड है बता, मुझे समझ में नहीं आ रही। वो टाइप करके बता। एक ट्रेजेडी। टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रेजेडी ट्रेजेक्टरी कौन सा है बताना टेक्स्ट बुक में। 51 पेज नंबर पे सिग्निफिकेंस में। और बोल्ड में लिखा है वो। हाँ ओके। ट्रेजेक्टरी मतलब ये होता है परफेक्शन के साथ, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, पाथ है, तो परफेक्शन के साथ आप ये ड्रॉ करते हो कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, सो दैट वन इज ट्रेजेक्टरीज। ओके, तुझे दिखाई देता हूं। ये रहा देख, द पाथ the path followed by a projectile flying of an object moving under the action of give force। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसका पाथ है, लेकिन तुम वो फिक्स नहीं बता पाओगे
कि इलेक्ट्रॉन इसी पथ पे घूमता है? बता पाओगे क्या अभी तुम? नो। तो वही बता रहे हो कि फिक्स पथ पे घूमेगा। वो तुमने ये ट्रेजेक्टरी जो मोशन है, ये पथ जो है, वो तुम अभी फिक्स नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे का पूरा किसके ऊपर ले जाना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी पे। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे रहती है ज्यादा, उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि व्हाई नील बोहर वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द एंटायर एटम, और वो जो स्पेक्ट्रा है वो समझाने में वो नाकाम क्यों रहा था। अब पता चला, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ दे दिया था और उसने कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया था। उसने कभी भी इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं किया था। दैट्स व्हाट। ओके। मतलब इसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन सीधा घूमता है, ऐसे घूमता है। जब द ब्रोगली ने बताया यार इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में, नील बोहर ने कहा, नील बोहर ने कभी नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉन में भी, पार्टिकल को भी वेव प्रॉपर्टी है। तो अब वो उसने क्या कर दिया, पूरा रेडियस अच्छे से बता दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स पे। आपको पता है कि हम आज हमारे आसपास जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं? न्यूटन्स के रूल को फॉलो करते हैं। यस और नो? यस। लेकिन ये Yes. जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, वो न्यूटन के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आपको पता होगा एफ इज इक्वल टू एम ए होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। एफ इज इक्वल टू एम है या ना? तो आप यस। कितना फोर्स लगाओ तो फिर Yes. उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन कितना होगा, वो आप ढूंढ सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला आप एटम के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे एटम जो है वो ऐसे ऐसे मूव करता होता है, जबकि आपका ये जो है न्यूटन, वो बोल रहा है कि वो ये स्ट्रेट लाइन में करता है। समझे बात आप? यस सर। तो हम Okay. लोग एटम के लिए Yes, न्यूटन sir. लॉ नहीं लगा सकते। तो एटम के लिए पूरा अलग से ही साइंस डेवलप करना पड़ा, और जिसके अंदर पार्टिकल की वेव प्रॉपर्टी भी इंक्लूड की, तो वो हो गया हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें द ब्रोगली और हाइजेनबर्ग दोनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। फिर उसको डेवलप करने का काम किया था श्रोडिंगर ने। ओके। तो अब क्या करें सर? तो अब हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इस एग्जाम्पल के ऊपर दो तीन एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। और याद रखना, हाइजेनबर्ग का रूल सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए है, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं है। ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. दैट्स ऑल। चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। चलो एग्जांपल्स लेते हैं, और बहुत टेंशन मत लो, जो भी थियरी पूछने वाली थी वो आगे वाले से में पूछेंगे। इसमें से पूरा कॉन्सेप्ट अब सभी एमसीक्यू के लिए है। पीछे के 4 क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉन फिल करने के रूल, वही अभी क्या होगा थियरी में पूछे जाएंगे। अब सभी आपको एमसीक्यू के पर्सपेक्ट से देखना है। हाँ, अब जो हमने 2 लेक्चर लिए लास्ट, dual nature of particle, the Broglie principle and Heisenberg principle, they are most important। लेकिन अब से कौन सी स्टार्ट हो रही है? अब से कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? एमसीक्यू। अब आपका फोकस है पूरा समझने के ऊपर, आप लिख नहीं पाओगे तो चलेगा अब से। हाँ, लेकिन द ब्रोगली और हाइजेनबर्ग तक तो आपको लिखना आना चाहिए। अब पूरा एमसीक्यू के ऊपर आएगा। समझे बात आप? यस। चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2.51 लो। अब एक बार पढ़ना, मैंने जो आपको बोला है वही सब चीजें इन्होंने लिख के बताई हुई है। चलो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन की हम लोग अनसर्टेनिटी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स आपकी टेक्स्ट बुक में सिग्निफिकेंस में दिया हुआ है। चलो बताओ, अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम। चलो एच कितना होता है बताओ आप? प्लैंक कांस्टेंट। चलो पाई कितना आएगा? 3.14।
n कितना आता है 9.1 into 10⁻31. What will be the answer? Around there, an approximate. यूनिट क्या आएगा? पोजीशन का आएगा मीटर और वेलोसिटी क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड. तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये वाला उसका यूनिट रहेगा बच्चों. ओके, तो ये हम लोग मेजर कर सकते हैं. छोटा है 10⁻⁻⁴, छोटा है. तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अनसर्टेनिटी मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, ओके, तो उसके लिए हम लोग वो नहीं कर सकते मेजर. ओके, जैसे मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल नंबर 2.15, वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें फोटोन है. चलो 2.15. A microscope using suitable photon is employed to locate an electron is an atom within a distance of 0.1 angstrom. हमने माइक्रोस्कोप लगाया और 1 एंगस्ट्रॉम के अंदर विद इन 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, मतलब उतनी अनसर्टेनिटी के साथ इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा वो हमने देखा. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम. कोई मीटर में कन्वर्ट करके बताएगा 1 एंगस्ट्रॉम को? 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर होता है? 10⁻10. 10⁻10. यस, वेरी गुड बच्चों, सही जा रहे हो. अब आप थोड़ा सा सोचो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक है. अब हमें ढूंढना क्या है? तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ढूंढना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. वेलोसिटी. हाँ, तो इसमें वेलोसिटी तो अभी आपको पता होनी चाहिए या फिर नहीं है वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी तो ढूंढनी है सर. तो मास कितना होता होगा? इलेक्ट्रॉन है. ओके, चलो इलेक्ट्रॉन ही है, तब तो दिक्कत नहीं है. हम लोग फोटोन का यूज करते हैं. क्यों फोटोन का यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन 1 एंगस्ट्रॉम तक मेजर करने की ट्राई करते हैं. तो हमें क्या ढूंढना है भाई? डेल्टा वी ढूंढना है. ठीक है, अब हम करेंगे क्या एग्जैक्टली? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपन क्या आएगा यहाँ पे? 4πm. 4π. हाँ, डेल्टा वी कितना आ जाएगा बताओ? डिवाइडेड बाय, देखो भाई टेक्स्ट बुक में गलती हो सकती है, टेंशन मत लेना, अपने आप से करना. जो मैथ्स आता है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो गलती हो सकती है. ठीक है, और कौन बाकी रहा यहाँ पे? डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रॉम. 1 angstrom. हाँ, तो इसका आंसर बताओ. कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है? 5.79 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड. इतनी सारी क्या आ रही है बच्चों? अनसर्टेनिटी आ रही है. ऐसे ही होता है. तो करना क्या था? कुछ नहीं, डेल्टा एक्स दिया था, डेल्टा वी फाइंड आउट करना था. हमारे पास तो सर पूरा इक्वेशन है. समझे आप बात? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपन 4πm. ओके, Yes sir. तो यहां से हम लोग आगे बढ़ के आप आंसर निकाल लो डेल्टा वी का. अब बहुत ही सही है एक चीज. नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम 2.16. अब सुनो, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम. गोल्फ बॉल का मास कितना है भाई? 40 ग्राम है. केजी में कितना होगा? 0.4. पॉइंट थोड़ी 4 होगा बेटे. ओके, एंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी है वो कितनी है? 45 मीटर पर सेकेंड है. देखो, कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%. मतलब 45% है लेकिन 2% की इसमें अनसर्टेनिटी है. तो डेल्टा वी कितना होगा पता है? 2% ऑफ 45. अब मुझे तो नहीं निकालना आता, कि आपको निकालना आता है? कैसे निकलता है ये 45 का 2% अनसर्टेनिटी? आपको पता लगेगा ये कैसे निकला? बताओ Yes. बताओ कैसे निकला. तो फिर बताओ, चलो जल्दी से बताओ. मतलब इसका आंसर हाँ, 2 divide by 100 multiply 45.
हाँ तो कितना आया? 0.9. आ रहा था आंसर। अब देखो, अब तुम्हें डेल्टा वी तुम्हें चाहिए क्या हो तो बताओ। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स आपको ढूंढना है। कौन सा इक्वेशन बच्चों? अरे सर अनसर्टेनिटी वाला चल रहा है, हाइसेनबर्ग. तो वही होगा ना अनसर्टेनिटी वाला। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपन 4 पाई m। यस और नो? Yes. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी। सर यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा सर। ओके, अब तुम एक काम करो, कैल्सी का यूज करो बेटे, और मुझे अच्छे से आंसर देना, गलत आंसर मत देना, ठीक है? चलो आंसर दो अच्छे से, शांति से मस्त आंसर निकाल के दे दो। आंसर दो भाई। लास्ट 2 मिनट है, आंसर नहीं दे रहे हो? वाह बढ़िया, आई लाइक दैट। बढ़िया बैच है आपकी बच्चों, आंसर सर, दीजिए। हाँ सर वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएगा 9.1 इंटू, तो क्या आएगा? ओ हाँ, मास तो ये उसका मास आएगा, दिया है. मास तो इसका आएगा, किसका? गोल्फ बॉल है ना, गोल्फ. मुझे तो इलेक्ट्रॉन ही लगा इसलिए। हाँ चलो अब आंसर दे, अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस. हाँ कितना आया बता? 1.46 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये आंसर है। हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे कौन आएगा? गोल्फ। क्या है कि बार बार हम इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसको हम छोटा बोल सकते कि बड़ा बोल सकते? बहुत। छोटा. छोटा. तो गोल्फ बॉल के लिए प्रिंसिपल कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी देखो आप, ऑलमोस्ट जीरो जितनी हो गई। आई बात समझ में आपको? यस सर. यस सर. 33 के बाद आप 146, ऑलमोस्ट जीरो ही हुआ। तो गोल्फ बॉल के लिए तो अनसर्टेनिटी बहुत कम मिलती है, उसके लिए तो हमें यूज ही नहीं कर सकते। ओके, तो ये पूरा था अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। अब जो फंडा है वो सभी आपको एमसीक्यू के लिए अच्छे से याद करने हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो शायद मैं आपको भेजता रहूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके चलो, मैंने लास्ट